हे गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का हमारा वीडियो है डेरिवेटिव्स के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस किस को इससे बेनिफिट मिलता है। गाइस, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव्स की एक वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हमने डेरिवेटिव्स के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं। तो ये उस वीडियो सीरीज का हमारा वीडियो पार्ट नंबर 2 है। और अगर हम आपने इस सीरीज का वीडियो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाए कि डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक्चुअल में और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइज, यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक होता है बायर होता है, एक होता है सेलर। बायर और सेलर मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन साइन करते हैं जिसका मेन रीज़न ये होता है कि इन जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है उसको रोकने के लिए ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। गाइज, बायर यहाँ पर है, वो किसी कमोडिटी को बाय करना चाहता है और सेलर किसी कमोडिटी को सेल करना चाहता है। तो ये दोनों उस कमोडिटी के अनसर्टेनिटी को दूर करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर की प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है उससे उनको लॉस ना हो। तो यहाँ पर हमारा जो बायर है वो ये नहीं चाहेगा कि फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो, और जो हमारा सेलर है वो ये नहीं चाहेगा कि फ्यूचर में उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हो। बिकॉज इस प्राइस फ्लक्चुएशन से इन दोनों को लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये बायर और ये सेलर ये दोनों मिलकर के आज ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, ये कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो उस दिन के ऊपर ये उस कमोडिटी को एक्सचेंज कर लेंगे और जो भी इनका प्रॉफिट और लॉस होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आज ही इन्होंने मान लीजिए कि डिसाइड किया है कि ये कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसको इन्होंने 250 रुपीज़ की रेंज में इनको ट्रांजैक्शन करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, आज ही डिसाइड कर देते हैं और कि आफ्टर 2 मंथ मार्केट में चाहे प्राइस 300 हो चाहे 200 हो, वो ट्रांजैक्शन 250 रुपीज़ के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से ओटीसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ओटीसी मार्केट क्या होता है? ओटीसी मार्केट एक तरीके का ओवर द काउंटर मार्केट होता है जहां पर ओनली बायर और सेलर को पता होता है कि कौन सी चीज़ ट्रेड की जा रही है। ये एक तरीके से टेबल पर बैठकर मैं और आप, जैसे कि हम आपको कोई चीज़ बाय करनी है, मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, तो हम दोनों ओटीसी काउंटर ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें कि आपको पता होगा कि वो कमोडिटी क्या है और मुझे पता होगा कि वो कमोडिटी क्या है। किसी थर्ड पर्सन को ये बात पता नहीं होगी इस कॉन्ट्रैक्ट की, ये खासियत होती है। और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें कोई करेंसी हो सकती है, उसमें कोई स्टॉक्स हो सकता है, उसमें कोई कमोडिटी हो सकती है जो कि हम दोनों के बीच में ही वो ट्रेड की जाएगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो ये प्राइवेटली ट्रेड होता है। मतलब कि इसमें किसी थर्ड पार्टी या कोई गारंटर नहीं होता है जिसको कि पता हो कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर सपोज़ कीजिए कि बायर है, वो उस डेट पे वो चीज़ सेलर से परचेज़ नहीं करता है, तो यहाँ पर ये रिस्क रहता है, क्योंकि मान लीजिए उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो बायर नहीं चाहेगा कि उसको वो चीज़ महंगी रेट पर मिले, वो मार्केट से जाकर वो चीज़ बाय कर सकता है। तो इसलिए हो सकता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर सके यहाँ पर और वो सेलर को मिले ही नहीं उस दिन पे जिस दिन वो ट्रेड होना है। तो ये रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है इस चीज़ का। मार्जिन की बात करते हैं तो नो मार्जिन पेमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में कोई मार्जिन की बात नहीं होती है। ये दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स मार्जिन अमाउंट रिक्वायर नहीं होता है कि इतना पर्टिकुलर मार्जिन यहाँ पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग मार्जिन रखते हैं तो उनको वो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है इन केस ऑफ मनी,
क्योंकि उनका जो मनी है वो ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर इसमें मार्जिन का पेमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, कोई पॉलिसी की कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है जो कि फॉलो की जाए इनके अकॉर्डिंग। तो बायर चाहे तो अपनी पॉलिसी बना सकता है, सेलर अपनी पॉलिसी बना सकता है, फिर ये दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पॉलिसी या कोई गाइडलाइन बना सकते हैं कि पेमेंट किस तरीके से होने वाला है और प्राइसेस का फ्लक्चुएशन किस अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। ये सभी चीज़ों के ये लोग अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी और गाइडलाइन बना लेते हैं। अगर नो स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होती है, चाहे तो पर्टिकुलर 10 कमोडिटी 10 यूनिट का ये लोट बना सकते हैं, और चाहे तो ये 20 यूनिट का बना सकता है, 30 यूनिट का। ये लोग अपने मर्जी से बायर और सेलर की अंडरस्टैंडिंग से ये अपना लोट डिसाइड कर सकते हैं कि कितने लोट में ये ट्रेडिंग होनी है। चाहे तो 5 किलो का हो सकता है, चाहे तो 10 किलो का हो सकता है, कि इस लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और मैच्योरिटी की बात करते हैं तो एनी वैलिड बिजनेस डेट एग्रीड टू बाय द बोथ पार्टीज। उन लोगों को जो भी जिन दोनों ने, बायर ने और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो लोग दोनों मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि कब ये कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी होगा। तो यहाँ पर सपोज कीजिए बायर को 1 मंथ के बाद में उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है और सेलर को भी आफ्टर 1 मंथ ही उस कमोडिटी को सेल करना है, तो ये लोग 1 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और सेटलमेंट की बात करते हैं तो सेटलमेंट दोनों तरीके से हो सकता है। एक होता है कैश सेटलमेंट होता है, एक होता है डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट में ये होता है कि जो भी सेलर है या जो भी बायर है, उन दोनों के बीच में ओनली कैश का ट्रांजेक्शन होता है, उनमें जो कमोडिटी है उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता है। कैश सेटलमेंट में जो भी, मान लीजिए कि प्राइस आज है, इन्होंने 250 रुपीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है और सपोज कीजिए प्राइस चली जाती है 300 रुपीज़, तो यहाँ पर बायर को 50 रुपीज़ का जो भी गेन हुआ है, तो वो जो सेलर है इस बायर को वो 300 रुपीज़ दे देगा, ताकि वो इन द मार्केट जाकर के वो चीज़ 300 में बाई कर ले। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 250 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बायर को वो चीज़ 250 की चाहिए इस सेलर से। बट ये सेलर क्या करता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो बायर को पे कर देता है और बायर फिर जाकर के 300 में मार्केट से बाई कर लेता है। तो ये होता है कैश सेटलमेंट। और डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट में ये होता है कि उस सेलर को वो कमोडिटी उसको डिलीवर करनी होती है 250 रुपीज़ में। अब अगर उसके पास में वो कमोडिटी नहीं है या फिर उसने कहीं और जगह सेल कर दी है, तो उसको मार्केट से 300 में बाई करके यहाँ पर 250 में उसको सेल करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम एक केस लेते हैं और इस केस में बात करते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए एक फार्मर है और उसने एग्रीमेंट किया है किसी कस्टमर से कि वो उस कस्टमर को सेल कर देगा 40 रुपीज़ पर किलो के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 मंथ। ओके, तो यहाँ पर ये कस्टमर आफ्टर 3 मंथ क्या होता है, मान लीजिए प्राइस पहुँच जाती है 200 रुपीज़। तो प्राइस 200 रुपीज़ पहुँच गई है, लेकिन इसने यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है कस्टमर के साथ में, तो ये नहीं चाहेगा अब, क्योंकि इसको यहाँ पर 160 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। फार्मर को यहाँ पर 160 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, जबकि कस्टमर को यहाँ पर 160 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो कस्टमर तो चाहता है यहाँ पर कि उसको 200 में जो चीज़ मार्केट में 200 में मिल रही है, वो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के बदौलत उसको 40 रुपये पर किलो के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये तो यहाँ पर चाहता है, बट अब यहाँ पर फार्मर नहीं चाहेगा। फार्मर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर 160 रुपीज़ पर किलो के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को में वो और नहीं रहना चाहता है, तो वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केस 2 की, तो केस 2 में मान लीजिए कि प्राइस 20 रुपीज़ पहुँच जाती है, तो यहाँ पर इस
कस्टमर को 20 रुपीज़ का लॉस है, जबकि यहाँ पर फार्मर को 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो फार्मर तो चाहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में रहे, बट यहाँ पर ये कस्टमर नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ मार्केट में 20 रुपीज़ की मिल रही है, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण यहाँ पर 40 रुपीज़ में क्यों बाय करेगा। तो यहाँ पर उसको 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो देख सकते हैं हम, अगर प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो जो सेलर है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो बायर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो इन दोनों केसेस में ही डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस एक तरफ बायर के होते हैं और एक तरफ सेलर के होते हैं। गाइज अगर पे ऑफ चार्ट देखते हैं हम, तो इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आफ्टर 1 मंथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो 100 रुपीज़ की प्राइस पर हुआ है आफ्टर 1 मंथ, तो इन दोनों को कितना बेनिफिट मिलता है, किसको कितना लॉस मिलता है। गाइज ये एक तरीके से जीरो सम गेम है। अगर किसी को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो उस अदर जो है, अगर मान लीजिए सेलर को 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, ये सेलर को, तो इस बायर को 100 रुपीज़ का लॉस होता है। अब हम यहाँ पर इस केस को देखते हैं कि अगर 100 रुपीज़ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसमें क्या सिचुएशन बनती है, क्या पे ऑफ बनता है। अगर सोचिए प्राइस 90 चली जाती है, प्राइस डिक्रीज होती है, तो फॉरवर्ड जो सेलर है उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में उसने 100 रुपीज़ में वो चीज़ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि मार्केट में 80 की मिल रही है। अगर वो चीज़ मार्केट में 80 की सेल हो रही है तो भी वो सेलर उस चीज़ को 100 रुपीज़ में सेल करेगा, तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर मान लीजिए उस चीज़ की मार्केट प्राइस 50 रुपीज़ है, तो वो मार्केट में 50 रुपीज़ का सेल क्यों करेगा, जबकि उसको यहाँ पर 100 रुपीज़ का सेल करने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बट यहाँ पर अगर बायर की बात की जाए तो जो चीज़ मार्केट में 100 रुपीज़ की है, जो चीज़ मार्केट में 50 रुपीज़ की है, यहाँ पर देखते हैं हम, जो चीज़ मार्केट में 50 रुपीज़ की है, तो वो क्यों चाहेगा उस चीज़ को 100 में बाय करना। तो उसको तो यहाँ पर 50 रुपीज़ का लॉस होगा। और अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सेलर को यहाँ पर लॉस हो सकता है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ पर 150 पहुँच जाती है, तो हमारे जो कस्टमर है, जो बायर है, उनको 50 रुपीज़ का गेन होता है, जबकि यहाँ पर हमारे सेलर को 50 रुपीज़ का लॉस हो सकता है इस केस में। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन बन सकती है। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस तरीके से काम आता है, कौन लोग इसमें एंटर हो सकते हैं, किस तरीके से इसका सेटलमेंट प्रोसेस होता है, और पे ऑफ चार्ट में क्या होता है, किसको प्रॉफिट होता है, किसको लॉस होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो अदर पर्सन को उसमें लॉस होता है। तो ये एक तरीके से जीरो सम गेम है। तो गाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आने वाले तीसरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको बेसिक ऑफ डेरिवेटिव का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि डेरिवेटिव होता क्या है और एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। और उसके बाद में आप हमारा ये सेकंड वीडियो देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो भी हमारा थर्ड वीडियो आएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आप फिर वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके स्टेप वाइज स्टेप आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो गाइज़ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़